सेल्स टैक्स शेड्यूल जो है टोटल 13 शेड्यूल है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सेवंथ शेड्यूल जो ओमिट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग शेड्यूल जो है 9 वो इनफील्ड हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आपके जो लोग थर्ड शेड्यूल का आप लोग काफी जिक्र करते रहे और आगे 6 शेड्यूल का भी जिक्र आता रहा, कुछ आप लोगों से इनपुट लिया जाएगा ताकि जो इन चीजों को नहीं समझ सके वो भी समझ जाएंगे। तो फर्स्ट जो एक्टिव शेड्यूल है वो थर्ड शेड्यूल आइटम है। थर्ड शेड्यूल की जो आइटम है, आपको जैसे किसी को भी घर में किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है तो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हर घर के पास एक खोखा है, छोटी शॉप है, एक जो विदिन आपके एरिया की होती है। तो अभी एफबीआर के लिए ये मुश्किल था कि हर छोटी शॉप, हर खोखे को वो रजिस्टर्ड करें और उस पे आपने मोस्टली अगर आप जाते हैं करीब करीब आपको क्या चीजें आपके नजदीक जो घर के करीब तीन शॉप है, अगर आप में से कोई बताएगा तो क्या चीजें मिलती हैं उसमें से? सर फूड रिलेटेड आइटम्स, मेडिसिन, मतलब इस तरह के स्टेशनरी शॉप्स, नॉर्मली बैटरी, सीमेंट, बट अब बैटरीज भी हैं, सीमेंट भी है। और बताएं सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अंडे, सिगरेट्स और निम्को, पारे और कंप्लीट ग्रोसरी, मतलब जिसे कहते हैं ग्रोसरी आइटम्स जो नहीं, आप अगर देखें तो उसमें ग्रोसरी आइटम्स के अलावा आपको पैक में वो सोप मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगी, जो डेली यूज की मोस्टली चीजें हैं वो इन सारी चीजें जो जिन पे प्राइस इम्पोज्ड होती है, जिस पे सेल्स टैक्स के अलावा प्राइस मेंशन होती है कि ये इसकी प्राइस है और इतना इस पे सेल्स टैक्स है, पैक्ड होती हैं गुड्स, वो थर्ड शेड्यूल आइटम्स होती हैं। तो क्योंकि ये सब को एंड कंजम्पशन वाली चीजों को इतने लोगों को सेल्स टैक्स के नेट में लाना मुश्किल था, तो इसलिए ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स जो हैं उन पे एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर वो क्वेश्चन है सर। जी बताएं। सर अभी शुगर को भी थर्ड शेड्यूल आइटम में शामिल कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई प्राइस वगैरह सच नहीं। कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट भी है जैसे सर, वो भी थर्ड शेड्यूल आइटम। हाँ, थर्ड शेड्यूल आइटम बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इम्पोज्ड होती हैं, मेंशन होती हैं। कुछ चीजें हैं जैसे मोटरसाइकिल है, वो भी थर्ड शेड्यूल में है, तो उसका भी वो एक सरकारी रेट चल रहा होता है, उनके पता होता है, लेकिन जो ऐसी सिचुएशन ऐसी पैकिंग में नहीं हो सकती तो उन पे मेंशन नहीं होती। लेकिन सर वो जो रिटेलर होता है जो एंड कंज्यूमर को सेल करता है, वो तो उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के फिर भी सेल कर देते हैं। लेकिन वो मोस्टली चीजें जो होती हैं उसमें उसका प्रॉफिट विद इन उस प्राइस के होता है जिसपे टैक्स चार्ज हो रहा होता है ना सर, वो विद इन उसी प्राइस के होता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन या ऐसे रिमोट एरिया जहां वो सिचुएशन नहीं अवेयर लोग उसकी प्राइस से, तो उसमें वो करते भी होंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही ऐसे ही है ना सर, बिल्कुल आई एग्री विद दिस। तो उसके जो चीज पे कंटेनर है या पैक है उस पे उसकी चीजें पे मेंशन होना चाहिए प्राइस। तो बोर्ड किसी भी चीज को थर्ड शेड्यूल में कर सकता है, थर्ड शेड्यूल में ला सकता है, या किसी चीज को भी थर्ड बोर्ड के पास अल्टीमेट पावर है कि वो अल्टीमेट पावर तो आप खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो बोर्ड के पास पावर है वो उनको हमने इसमें एक्टिव करना होता है, हमने उसको इन्फोर्स करवाना होता है। तो बोर्ड के पास है पावर कि वो थर्ड शेड्यूल आइटम में कोई चीज ला सकता है या नहीं ला सकता है। तो इनमें आइटम्स क्या होती हैं? मोस्टली फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस हो सकते हैं, क्रीम्स हैं, रेक्टेड वाटर है, बेवरेजेस, सिरप, स्काई, सिगरेट, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, मोटरसाइकिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीजें मेंशन कर दी हैं। बाकी तो वो पूरा शेड्यूल है और उसमें सारी चीजें मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल क्योंकि ओमिट हो चुका है तो हम फिफ्थ शेड्यूल में आएंगे। फिफ्थ शेड्यूल जो है ये जीरो रेटेड के रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल में सारी जो गुड्स यूज होती हैं जीरो रेटेड यूज होती हैं, मतलब उसमें गुड्स जो एक्सपोर्ट होती हैं
वो भी 5th शेड्यूल में है। जो डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक मिशंस को या प्रिविलेजेस जिनको हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इसमें मेंशन की हुई है, प्रिविलेज पर्सन जो है उनको जो सप्लाईज होती है उस पर टैक्स नहीं है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में किसी की ड्यूटी कभी लगी है या किसी को इत्तेफाक हुआ है काम करने का आप में से, या कोई जानता है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? ये नहीं सर, नहीं सर, कभी सियालकोट वालों को शायद आइडिया थोड़ा सा होगा, सियालकोट के पार्टिसिपेंट भी है क्योंकि उधर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन काफी एक्टिव है। काम नहीं किया है। हाँ जी, सियालकोट में अगर किसी ने कभी इत्तेफाक हुआ हो विजिट करने का या इसके करने का, तो आप जरा बताएंगे इनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? सर हमने नहीं काम किया, ये सियालकोट जो जोन है ना उधर जो लगे हुए हमने शायद किया। ओके, अच्छा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में तो खैर बहुत बड़ा है, सियालकोट में भी है, मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन एक्टिव जो ज्यादा कराची में है। तो वो ऐसा एरिया होता है उसमें जो भी गुड्स एंटर बाहर निकाली जाती हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए जाएंगी, मतलब उसमें जो चीज भी बनेगी वो सिर्फ एक्सपोर्ट होगी। तो उन पे जितना भी इनपुट उन चीजों पे लगेगा वो उसको लाइक हम जैसे गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही वो रॉ मटेरियल ट्रीट होगा कि वो एक्सपोर्ट के लिए हो सकती है। तो एक डीटीआरई का कंसेप्ट है, आप में से कोई कभी डीटीआरई में लगा हो? सर यार, ये भुगतान और किसी की नहीं हुई है। हाँ जी, नो सर, अभी तक तो नहीं सर। अभी किसी तक की ऐसी किसी की पोस्टिंग नहीं है, या डीटीआरई क्यों नहीं समझता? ड्यूटी एंड टैक्सेस रिमिशन जो है ये बेसिकली ये होता है कि कुछ हमारे पास इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी कंट्रीज में। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक ऐसा एक्सपोर्टर है जिसने रॉ मटेरियल कुछ इंपोर्ट करना है। अगर वो चीजें इंपोर्ट करेगा और फिर उसको अपनी प्रोडक्ट का हिस्सा बना के वो चीजें वो एक्सपोर्ट कर देगा, तो उनके लिए एक डीटीआरई रूल्स भी हैं हमारे, और डीटीआरई की फैसिलिटी उनको ये दी जाती है कि जो इनपुट, मतलब एग्जांपल अगर मैं दूं कि कोई शर्ट स्टिच कर रहा है, तो वो शर्ट स्टिच करने के लिए जो बटन यूज करता है या उसमें बुकरम यूज करता है या कुछ ऐसी चीजें बीच में है जो इंपोर्टेड वो उस पर लगाना चाहता है, तो वो चीजें वो इंपोर्ट कर सकता है। इंपोर्ट के बाद वो चीजें लगा के उसको एक्सपोर्ट करेगा। अब इसके रूल्स ये हैं कि अगर कोई इंपोर्ट उसने एक डीटीआरई में होता क्या है, प्रोसेस टोटल ये होता है कि कोई एक्सपोर्टर अप्लाई करता है डीटीआरई के लिए कि जी मेरे पास टोटल में 1000 शर्ट सपोज एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 1000 शर्ट्स के लिए मुझे इतने, इसके लिए बटन, इतना बुकरम और इतनी फला जिप वगैरह है यूज हो रही, जो फला चीजें जो है मुझे चाहिए। तो उसको एनालिसिस किया जाता है और उससे उतने का बॉन्ड लेके उसको अलाउ कर दी जाती है कि वो सारी चीजें इंपोर्ट कर लेता है, उन पे उससे ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं ली जाती। अच्छा, जब वो मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब एक्सपोर्ट कर देगा और वो अपनी चीजें पूरी करेगा कि इतनी मैंने यूज करने के बाद ये इतनी गुड्स एक्सपोर्ट के लिए मैंने मंगवाई थी और मैंने वो एक्सपोर्ट कर दी है, तो उसने जो बॉन्ड या सिक्योरिटी दी होगी वो उसकी रिलीज कर दी जाएगी। ये डीटीआरई का कंसेप्ट है। इसी तरह इंपोर्ट सप्लाईज टू द ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अगर कोई करते हैं तो वो भी जीरो रेटेड है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन ग्वादर फ्री जोन के लिए करते हैं, उनके भी जीरो रेटेड सप्लाईज की जाएंगी। सप्लाई लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्वादर जोन की, तो वो भी जीरो रेटेड है। मिल्क है जिसके पीटीसी हेडिंग 0401 के लिए, फैट फिल मिल्क है। सर ये पेट्रोलियम काइंडली क्रूड ऑयल सर है। प्लीज एक क्वेश्चन सर, ये मिल्क यहाँ पे, मिल्क कौन सा मिल्क यहाँ पे जो इन्फेंट्स को दिया जाता है वो वाला मिल्क यहाँ जी, पे ये इसकी उसकी जिक्र कर रहा है, वो जीरो। और तो सर उसके ऊपर तो फिर ये जो टैक्स की चार्जिंग तो 0%, तो दुकानदार तो अपने हिसाब से रेट को मार्कर से लिख देता है उसके ऊपर। वो पहले भी बात हमारी ये हुई थी
कि वो अब दुकानदार जो है उसका तो वो बेसिकली अगर तो उसमें प्रिंटेड है तो फिर आप तो उससे बात कर लेते हैं, लेकिन ये कि उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं वो बनता। अगर हो सकता है कॉस्ट का हिस्सा बने, टैक्स लगे तो उस पर और ज्यादा महंगा वो हो, दुकानदार उसमें टैक्स भी डाल के महंगा करेगा, सर समझे ना। बिल्कुल प्लांट और मशीनरी के लिए जो एक्सपोर्टर्स ऑथोराइज एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन स्कीम के लिए जो दी जाती है उनको भी 0 रहते हैं। तो जी नेक्स्ट आ गया है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल जो है वो सेक्शन 13 के सेक्शन 13 ऑफ 1990 सेल्स टैक्स एक्ट का जो है वो एग्जेम्पशंस को डील करता है। तो इसमें ऐसी गुड्स हैं जैसे ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, और ये है एडिबल वेजिटेबल्स हैं, पल्स हैं, फ्रूट इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, एक्सक्लूडिंग ये जो कुछ बीच में हेडिंग है, इसके अलावा रेड चिली है, जिंजर है, एक्सक्लूडिंग दो स्टोर्ड इन रिटेल पैकिंग में। अगर कोई ब्रांड नेम से पैक कर रहा है तो उसमें ये बेसिकली जो खुली चीजें हैं जो आम पब्लिक के लिए यूज होती हैं उन पे वो इसमें आती हैं 6 शेड्यूल में। अगर कोई ऐसे मसाला जात जो कोई ब्रांड वाला है और उसको पैकिंग कर रहा है ब्रांड नेम के साथ तो वो इसमें नहीं आएगा। राइस, वीट एंड मेज़ालाइन फ्लोर, होली क्रॉन complete or in parts or without any translation of the Quranic record or any डिजिटल मीडिया में होगा। होली कुरान न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड हैं ब्रोशर्स, लीव्स एंड डायरेक्टरीज, करेंसी नोट हैं, बैंक नोट हैं, शेयर स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, मॉनेटरी और गोल्ड, आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, artificial kidneys, eyes, machine, AV machine, needles, home, daily fluids, powder, blood thinning and etc. इनमें से ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने वो सारी नहीं लिखी, आपको पता है, आपने 6 शेड्यूल कभी किसी ने खोला हो, पढ़ा हो, तो उसमें तो हंड्रेड्स गुड्स हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने नदीम आरटीएस सियालकोट से ये मॉनेटरी गोल्ड कौन सा है सर? ये जो सिक्के होते हैं गोल्ड के, मतलब इसके लिए मनी एक्सचेंज के लिए यूज हो रहे हैं सिक्के हैं, सपोज इसमें रुपीज है, वो जो सिक्का सिल्वर का हो सकता है उसके इन पे कोई टैक्सेस नहीं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, 1 रुपीज 5 रुपीज कॉइन है या दिस दैट, या कोई ऐसा गोल्ड यूज होता है जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, इसकी बात करें।